अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस आदिकाल के अनुपम श्रृंखला में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। इस विशेष श्रृंखला में हम सबसे पहले आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आदिकाल क्या है। आद, जिसका नाम ही है आद। आद माने होता है प्रारंभ, काल माने समय, यानी प्रारंभिक काल इसे हम कह सकते हैं, जिसका नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है आदि का, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर काल नाम दिया है। तो आइए हम इसको सबसे पहले जानते हैं। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टि, दृष्टि मतलब नजरिया, एटीट्यूड, देखने का, भारतीय दृष्टि कैसा रहा है? आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। आदर्श मूलक, किसी को आदर्श मानना। आध्यात्म मतलब अध्यात्म से संबंधित, जैसे हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी रहा है, जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा है इतिहास लेखकों का। परिणामतः इतिहास में कला एवं नीति को अपनाकर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया गया। यानी जो भारतीय इतिहास लेखन रहा है, उसमें कहीं न कहीं अपनी कला को या ये नीति को अपना लिया और शुद्ध जो इतिहास होना चाहिए उससे वंचित कर दिया। दूसरी ओर पाश्चात्य इतिहासकार यथार्थवादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं। जो सत्य है वही तथ्य है, अर्थात जो सत्य है वो सत्य की बात करते हैं, उसमें आदर्श और आध्यात्मवादी का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टि यही रहा है। ये प्रश्न भी आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 3 प्रमुख पद्धतियां प्रचलित हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है। और एक तरह से चौथा पद्धति हम देखें भारतीय इतिहास से इतर, तो हम विधेयवादी पद्धति हम कह सकते हैं। विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग आचार्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। वर्णानुक्रम पद्धति क्या है? सबसे पहले मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों, कवियों का जो परिचय और विवरण होता है, उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस पद्धति में कबीर और केशव, जो कबीर थे, ठीक है, और केशव थे, दोनों का नाम क से शुरू होता है, इसलिए इनको एक साथ रख दिया गया है। यानी दोनों का जो वर्ड है क से शुरू हो रहा है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। कालानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार, यानी समय के अनुसार तिथि क्रम से होता है। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन मिस्र बंधुओं ने इस पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। कालानुक्रम पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष, तटस्थ रहकर संकलन करता है। ठीक है। और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। ठीक है। चौथा जो है आपका विधेयवादी
पद्धति है जिसके जनक वेन कहे जाते हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन कहे जाते हैं? वेन कहे जाते हैं। गार्सा द तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि गार्सा द तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो वर्णानुक्रम, यानी वर्ण जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, इस तरह हम वर्णानुक्रम कह सकते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति पर अपने ग्रंथ लिखे हैं। काल यानी समय के आधार पर, तिथि के आधार पर। ठीक है। वेन विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं और विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल भारतीय इतिहास लेखन में किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। वेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति के आधार पर, वातावरण अर्थात परिवेश, और क्षण विशेष यानी उस समय की परिस्थिति के आधार पर। ठीक है। इसी 3 के आधार पर विधेयवादी पद्धति अपनाई जाती है, जिसका तीनों का इस्तेमाल रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला है, हिंदी में आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात किया। अभी मैं आपसे चर्चा ही कर रहा था कि भारतीय हिंदी में और हिंदी भाषा में आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात किया, जिसमें तीनों का इस्तेमाल किया जाता। तीनों का इस्तेमाल रामचंद्र शुक्ल ने किया भी है और उसका उल्लेख भी किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात यदि कहा जाए तो कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी। ये प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया था? गार्सा द तासी ने किया था, जिनकी रचना है हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। गार्सा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में ही इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सर्वप्रथम प्रयास किया है गार्सा द तासी ने। ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा में किसने किया है, वो अलग प्रश्न बनता है। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को लिखने का प्रयास यदि किसी ने किया तो गार्सा द तासी ने किया। भले ही वो फ्रेंच भाषा में किए, लेकिन किए। गार्सा द तासी द्वारा रचित हिस्toire de littérature हिंदुस्तानी ग्रंथ 1839 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है। कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी में। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन फ्रेंच भाषा में। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पहली परंपरा है। ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया। फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी की मजबूरी थी, क्योंकि हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात तो कर दिया। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। ये भी इतिहास ग्रंथ है हिंदी का, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। ठीक है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका थी, उसके विशेष अंक में ये प्रकाशित हुआ था सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। इन्होंने भी लिखा, लेकिन गार्सा द तासी 1839 में लिख चुके थे फ्रेंच भाषा में, और जॉर्ज ग्रियर्सन जो लिखे ये तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। ठीक है। इस पत्रिका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में ये छपा, प्रकाशित हुआ। और यह किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। अब ये जो है आपका शिव सिंह सरोज, यह आपका हिंदी भाषा में है। ठीक।
तो हिंदी भाषा में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ लिखकर किया 1883 में। अगला है किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ऐसा नहीं कि सभी ने माना है, ये किशोरी लाल गुप्त ने माना है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से किसी और को मान लिया। ये भी आपको याद रखना है कि किशोरी लाल गुप्त किसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है, किसकी रचना को, तो ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही माना गया। एक प्रश्न ये उठता है आपके दिमाग में कि ग्रियर्सन और गारसा दत्तासी दोनों की रचनाओं को हम एक मान लेते हैं, दोनों के नाम को हम एक मान लेते हैं, तो थोड़ा सा हम ध्यान दें तो गारसा दत्तासी किसी एक पर हम इमेजिनेशन पैदा कर लें, एक इमेज पैदा कर लें। ग्रियर्सन आज की जो जनरेशन है मॉडर्न में अपने आप को दिखाने के लिए गिर चुकी है, तो इस तरह आप कर सकते हैं कि ग्रियर्सन गिरने से आप ले सकते हैं और आज की जनरेशन मॉडर्न बनने के लिए, आधुनिक दिखाने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा रही है, गिर जा रही है। ठीक है, स्कर्ट पहन के चल रही है, बहुत ज़्यादा आधुनिकता उसमें है। तो ग्रियर्सन का द मॉडर्न आप याद कर लेंगे, बाकी जो गारसा दत्तासी का बचा वो आपका, जब इसको आपने क्लियर कर लिया तो वो आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार कवियों एवं लेखकों को काल क्रम में, यानी समय के अनुसार, तिथि क्रम के अनुसार वर्गीकृत होने के साथ साथ उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया। प्रवृत्ति का मतलब उनके काल के अनुसार सारी बातें कही गई। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार कालक्रम में ये लिखा गया। ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण नामक दूसरा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने लिखा था इस्तवार दाला लिटरे आरे क्या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में, जो मैं पहले ही बता दिया, जिसमें 11 अध्याय हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 11। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। ठीक है, तो ये आप भक्ति काल में इसको आप पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो मिश्र बंधु विनोद है 1913 में प्रकाशित हुआ, जिसके 4 भाग हैं और जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण है। कितने? 5000, लगभग 5000 हैं, लेकिन वास्तविक में 4591 कवि हैं। ठीक है, 45 से 91 ऐसे याद करेंगे। तो मिश्र बंधुओं द्वारा जो मिश्र बंधु विनोद है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके 4 भाग हैं, जिसमें कुल 5000 कवियों के संबंध में विवरण है। मिश्र बंधु विनोद में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया, उचित प्रयास किया गया, और सारे रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त किया गया। ठीक है, 4 भाग हैं और 8 कालखंड हैं, तो 4 दूना 8, तो 4 भाग हैं और 8 कालखंड में विभक्त किया गया है। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं। तो इसे यस यस आप जी कह सकते हैं, यस से श्याम, यस से सुख, फिर आपका जो है यस यस जी, नहीं यस यस के होगा ना, यस श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक है, यस यस के कृष्ण बिहारी। तो मिश्र बंधु ये भाई हैं, तीनों ने मिलकर लिखी है मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रगण्य है। अग्रगण्य का मतलब इनका नाम अग्रणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का जो इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, वो किस नाम से लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा।
जो हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, वह 1929 ईस्वी में किस नाम से लिखा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, ठीक है, वह किस नाम से पहले जाना जाता था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से। इसीलिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नौन में सालनी प्रतिभा के धनी ये माने जाते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी नया, नौन में सालनी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मिस्र बंधुओं ने 5000 कवियों का उल्लेख किया है, 4591। उनकी तुलना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मात्र 1000 कवियों को महत्व दिया। 5000 कवियों को छांटकर मात्र 1000 कवियों को महत्व दिया। उनमें प्रौढ़ विवेचना शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नौन में सालनी प्रतिभा का धनी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, जिसका समय 1050 से संवत 1375 विक्रम तक है। और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा, जिसका संवत 1375 से 17 तक माना जाता 1700। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल कहा, जिसका संवत 1700-1900, ठीक है। ईस्वी से 57 साल जो है संवत अधिक आगे चलता है। आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिसका समय 1900 से अब तक माना है। तो इस आदिकाल की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट श्रृंखला में हम इसके आगे के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।